एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल. इट इज आवर थर्ड लेक्चर इन द सीरीज. In the previous lecture we have studied about vector form of Coulomb's law, and in this lecture we are going to discuss law of superposition. So let's proceed further. देखिए, आपका पहला जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है वो है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन. तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है क्या है? देखो, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर एक सिस्टम है आपके पास, उसमें n चार्जेस हैं, ठीक है, आपके पास n चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और आपको कैलकुलेट करना है कि उसमें से किसी एक बॉडी पे कितना चार्ज लग रहा है. तो वो जो कैलकुलेशन होती है वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू होती है. इसमें कहा गया है ऐसा कि जो टोटल फोर्स होता है जो किसी भी चार्ज पे, जैसे आपने मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 Q2 Q3 Q4 चार चार्जेस का सिस्टम ले लिया. अब सपोज करो कि आपको Q1 पे निकालना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है. तो उसके बारे में लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बताता है कि Q1 पे जो फोर्स लगता है, टोटल फोर्स, यानी कि Q1 पे एक फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, एक फोर्स लगेगा Q3 की वजह से, एक फोर्स लगेगा Q4 की वजह से. तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि इस पे जो लगने वाला नेट फोर्स होगा, बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा किसी एक चार्ज पे, वो क्या करेगा? वेक्टर सम होगा. किसके? जो बाकी फोर्सेस लग रहे हैं. जैसे मान लो अगर Q1 पे Q2 के वजह से लग रहा है F12, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और दूसरा फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, तीसरा लग रहा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर. तो इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वही क्या होगा? F1, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज वन. तो क्या कहता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन? इफ देयर आर n number of charges in a system, then the total force acting on any charge, कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज आप उठा लो, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू ऑल अदर रिमेनिंग चार्जेस ऑफ द सिस्टम. जैसे आपने 10 चार्जेस का सिस्टम लिया है, तो आपको किसी एक चार्ज पे कैलकुलेट करना है, तो जो बाकी के 9 चार्जेस के वजह से लगने वाला फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा. जो नेट फोर्स लगेगा बॉडी पे वो 9 फोर्स का वेक्टर सम होगा. और किसी भी दो चार्ज का जो फोर्स होता है उनके बीच में, वो किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहता है. दैट मीन्स कि Q3 के प्रेजेंस से Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स नहीं बदलेगा. ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है. इसकी डेफिनेशन आप लोग यहां से ले सकते हैं, या एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, या आपको जो भी सोर्स सूटेबल लगे आप वहां से पढ़ सकते हो. अब आप देखो, इसका फिगर हम लोग जब ड्रॉ करते हैं, फिगर के लिए पहले ही सॉरी, लेट अस अज्यूम देयर आर 3 चार्जेस. ये पहला चार्ज आपका हो गया Q1, ये दूसरा चार्ज हो गया Q3, और यहाँ पे ये तीसरा चार्ज हो गया Q2. ये हो गई आपकी ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R3, और इसका पोजीशन वेक्टर R2. ये हो गया. अब इसके बाद आपको ये तो पता ही है कि अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, सपोज करो ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो सम होगा वो कैसे निकालते हो आप? वेक्टर ए प्लस बी रिजल्टेंट होता है. सिमिलरली देखो, ये रिजल्टेंट है और एक दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है. इसको हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? R12. R12 का मतलब क्या होता है? R12 का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर. ठीक है, ओरिजिन से R1 की डिस्टेंस माइनस ओरिजिन से R2 की डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर. सिमिलरली जब आप यहां जाओगे तो ये भी ऐसे ही आएगा, इसकी वैल्यू आएगी R13. ये आ गया. तो अभी क्या है, अभी आपको अगर निकालना है कि सबसे पहले तो दो चार्ज लो, Q1 Q2 का अज्यूम करते हैं, ठीक है. तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. वैक्यूम में हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. Q1 Q2 अपॉन R12
टू का स्क्वायर इंटू आर कैप, ये डायरेक्शन वेक्टर होता है, आर कैप जो होता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर, ये आएगा। ठीक है, एक चीज तो आपको ये मिल गई, चार्ज Q1 और Q2 के बीच का फोर्स। अब अगर हम सिमिलरली देखेंगे, इसको सपोज करो आप इक्वेशन ए मान लो, ठीक। अब अगर हम दूसरा वाला चार्ज जो है चार्ज Q3, अब उसकी वजह से देखेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप। ठीक, ये डायरेक्शन वेक्टर फिर से आ गया। तो अभी देखो, ये तो हो गए इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस हो गए, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी विल गेट, अब हम लोग लगाएंगे अप्लाइंग सुपरपोजिशन लॉ। ठीक है, अप्लाइंग सुपरपोजिशन लॉ। अब ये लॉ क्या बोल रहा है, सिंपली आपको पता है वेक्टर सम है, ये दोनों यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर दिए हुए हैं तो इसका सम हो जाएगा। तो टोटल फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कर लेते हैं कॉमन, या फिर चलो कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R13 कैप। तो ये आ गया। अभी ये क्या है, ये जो फोर्स है ये F12 है, और ये जो फोर्स यहां से निकला हुआ है ये क्या है, ये F13 है। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया कि जो टोटल फोर्स लग रहा है वो जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनके वेक्टर सम के बराबर है। दैट इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अभी मान लो 1 मिनट के लिए इसको नोट कर लेना, पॉज करके मैं इसको क्लियर करूंगा स्लाइड को। स्लाइड क्लियर हो जा भाई, पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो, मान लो कि अगर n सिस्टम्स हैं, दैट इज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn चार्जेस हैं, तब क्या होगा, अगर हमको फाइंड करना है कि जो चार्ज Q1 है उस पे बाकी बॉडीज, जो बाकी चार्ज बॉडीज हैं उनकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, तब क्या हो जाएगा, सेम आइडिया जाएगा, फोर्स ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 भी ले लो बाहर, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में आपको पता है Q1 भी दोनों में था, Q1 Q2 था फोर्स F12 में, और Q1 Q3 था फोर्स F13 में। Q1 कॉमन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे सिग्मा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू n। यहां पे क्या होगा, Qn जो भी चार्ज आप ले रहे हो वो, अब जब यहाँ पे आप, सॉरी यहाँ पे आप इसको 2 रख सकते हो, 1 नहीं रख सकते हो, 1 तो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है ना, ऑन R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप। ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू ऑल द अदर चार्ज बॉडीज। अब आप इसको अगर एक्सपैंड करना चाहो तो आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा। इसको अभी के लिए हम पूरे को, इस पूरे को, ऐसा होता नहीं है, हम कांस्टेंट मान रहे हैं, अज्यूम करो के। ठीक है, अब क्या आएगा, अगर हम इसकी वैल्यू, अगर हम 3 चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम लेंगे तो क्या आएगा, Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप। अब अगर आप इसको, इसकी वैल्यू पुट करोगे ये वाली, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही मिलेगा,
4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 6 पार्टिकल, आप वहां से जैसे चाहे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था छोटा सा जो मैं भूल गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो उसको भी देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस लेने के लिए सबसे पहले हम अपना केस वन लेते हैं। तो हमारा केस वन क्या है? हमारा केस फर्स्ट है बिटवीन टू प्रोटॉन्स। सपोज करो दो प्रोटॉन, चलो पहले इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ा हुआ है। बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा केस फर्स्ट है। तो आपको ये तो पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है अपने को। हमें ऑर्डर निकालना है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो चार्ज के बीच में, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। m1 m2 क्या है? मास ऑफ द चार्जेस। यहाँ पे हम चार्ज अज्यूम कर रहे हैं तो मास ऑफ चार्जेस ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसको, इलेक्ट्रॉन की बात है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है भूल गए हैं तो 9.11 इंटू 10⁻31 ये हो गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताने की जरूरत नहीं है, चार्ज होता है -e, फंडामेंटल चार्ज का निगेटिव। और दोनों के बीच की डिस्टेंस तो जो भी है फाइनाइट डिस्टेंस है, तो चलो इसको आर ही रहने दे रहे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस है। इनफाइनाइट के लिए तो कैलकुलेशन ही नहीं होगी। ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। एफ ई के लिए क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9, यहां से आ गया। और Q1 की वैल्यू क्या होगी? -e। Q2 की वैल्यू क्या होगी? -e। और डिस्टेंस क्या होगा? आर स्क्वायर। इक्वेशन 1। यहाँ माइनस हम लगा दे रहे हैं क्योंकि माइनस सिंबल क्या डिनोट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट करता है। तो जी, अब इलेक्ट्रॉन ही है, m1 जो है वो भी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दोनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो पहले पार्टिकल का जो मास होगा वही दूसरे पार्टिकल का मास होगा, यानी कि जो m1 है इज इक्वल टू m2 है इज इक्वल टू me है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं me का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इसका मॉड ले रहे हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, अदरवाइज ये साइन के खेल में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो साइन है माइनस, इधर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 9 इंटू 10⁻9, यहां से क्या मिलेगा? -e इंटू -e यानी कि +e स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया? e स्क्वायर। और नीचे क्या मिलेगा? जी एम ई का स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा जब आप डिवीजन करोगे तो। अब आप वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻−11। जी की यूनिट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पता है तो सर्च कर लीजिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी स्क्वायर हो गया। इतना तो आपको मिल गया। अब जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे, देखो आगे कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे होगी। ये देखो यहाँ पे क्या है? 9 है,
यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 38, और ये 9 जो है ये प्लस का है, तो ये कितना आ जाएगा, +9। तो ऊपर कितना आ गया, -29। नीचे देखो 31 है, स्क्वायर है, यानी कि -62, एंड हियर -11, तो एडिशन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -73। ठीक, अभी के लिए। तो जब ये -73 ऊपर आएगा तो ये प्लस का 73 बनेगा, क्योंकि हमको पता है, ऐसा होता है। तो इसलिए -73 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 73। तो ये प्लस का 73, ये माइनस का 29, तो कितना आ गया, 42 आ गया, 42 आया, 44 आएगा, सॉरी, 44 आ गया। ठीक है, वहां से हमें 44 मिल जाएगा। बाकी की कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे। अभी आप देखो, यहाँ क्या आ गया, मॉड ऑफ एफ ई अपॉन एफ जी। ऊपर की कैलकुलेशन जब आप सारी करोगे, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 23.04। और नीचे जो कैलकुलेशन करोगे आप पूरी 9.11 का स्क्वायर इंटू 6.67, तो उसकी वैल्यू आएगी 553.56। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का पावर 44। अब आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 0.04 इंटू 10 पावर 44, इट मीन्स 4 इंटू 10 पावर 42। कैसे, आप 0.04 में 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो आपका इक्वेशन है इसकी वैल्यू बनी रहे सेम। तो जब आप ये करोगे तो इससे मिल जाएगा 4, और ये जो 10 की पावर -2 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसलिए ये आ गया। अब अगर हम नंबर को नेग्लेक्ट कर दें, ऑर्डर देखें, तो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe अपॉन Fg, ये 10 की पावर 42 है, यानी कि जो Fe का मैग्नीट्यूड है वो Fg के मैग्नीट्यूड से इतना टाइम्स ज्यादा है, 10 की पावर 42 टाइम्स ज्यादा है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चीज आपको यहां से ये मिल गई। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, खासकर ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, या व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ electrostatic and force of gravitation between two electrons। ये आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये आंसर अगर याद रहेगा तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। मूव करते हैं आगे। अगर हम केस 2 पे जाते हैं तो हमारे पास केस 2 क्या है, हमारे पास केस 2 है, केस 2 फॉर 2 प्रोटॉन्स। देखो, अब फॉर्मूले तो पता है आपको, बस ये ध्यान रखना कि जब आप Fe की वैल्यू रखोगे तो ये तो आपको 9 इंटू 10 पावर 9 मिलेगा ही, और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, चार्ज सेम है, क्योंकि Q1 भी E है और Q2 भी E है। यहाँ निगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोटॉन्स है। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, E का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। Fg के लिए आपको क्या चाहिए, Fg के लिए आपको चाहिए 6.67 इंटू 10 पावर -11। देखो, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67, 1.67 इंटू 10 पावर -27। इसका जो मास होता है वो, आप ये बताना कि इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास का रेशियो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो बाद में मैं आंसर दूंगा।
अब इनका भी आप मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लो, क्या मिलेगा, Fe अपॉन Fg। फिर से आपको एक क्रॉस कैलकुलेशन है जो आप पूरी करोगे तो ये आएगा 1.23 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻65। तो जब आप निकालोगे तो ये आएगा 10⁻⁻36। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे तो क्या आएगा, नंबर को हटा दो, सिर्फ ऑर्डर ले लो, यानी कि Fe अपॉन Fg जो है ये किस ऑर्डर का है, 10⁻36 ऑर्डर का है। यानी कि दो प्रोटॉन्स के लिए जो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है और जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है उनके बीच का जो अगर आप रेशियो निकालोगे तो जो चार्जेस के थ्रू फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब इसके बाद लास्ट एक केस बचता है हमारा कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करें, तो केस थर्ड, फॉर वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg MP ME मिल गया आपको। अब इसके बाद आपको चार्ज चाहिए, तो इसका चार्ज क्या होगा, E होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, अब ये क्या होगा, -E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको मिल गया। तो जब आप इक्वेशन में पुट करोगे तो Fe की वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइनाइट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप पूछोगे तो मैग्नीट्यूड निकालना ना होता तो ये सिंबल जो होता है ये निगेटिव होता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, इसीलिए अभी हम लिख नहीं रहे। आप लिख सकते हो, क्योंकि एक ई जो है, एक फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव में है, एक की निगेटिव में है, तो आप लिख सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी, तुमने जी की वैल्यू पुट कर दी। अब फिर प्रोटॉन के मास की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का पुट कर दे रहे हैं 9.11 इंटू 10⁻⁻31। इसके बाद हम पूरी डिस्टेंस जो है हमारी फाइनाइट, उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको एक सिंपल सा मिलेगा 2.56, 1.6 इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻38। ये ऊपर मिल गया। नीचे क्या मिलेगा, नीचे भी एक सिंपल सा मिलेगा 6.67, जो जी की वैल्यू थी आपने निकाली थी। 10⁻11 को हम आगे शिफ्ट करेंगे अपनी कैलकुलेशन को ईज करने के लिए। इसके बाद इसमें प्रोटॉन का फिर इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल वैल्यू, देन इनका एक कंप्लीट ऑर्डर जो है वो यहां से मिलेगा -69, 27, -11 एंड -31। आप इसको जोड़ लोगे तो ये वैल्यू आएगी। देन जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू हटा के, तो ये आपका ऑर्डर आएगा 10⁻39। यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स stronger than force of gravity between one electron and one proton। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस चार्ज के लिए सबसे ज्यादा था,
इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर दोनों के लिए पूछा जाए कि हाईएस्ट ऑर्डर हमें कहाँ मिलेगा रेशियो का, रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स इसका ऑर्डर था 10 का पावर 42, वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन के लिए 10 का पावर 39, और टू प्रोटॉन्स के लिए क्या आएगा 10 का पावर 36। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।